हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से कॉमर्स की गली में। कॉमर्स की गली एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करता है वीडियो रिकॉर्डेड के थ्रू, और आने वाले समय में लाइव क्लासेस भी लिए जाएंगे। कॉमर्स की गली आपको ऐसे तरीके से पढ़ाती है जिससे आप अपना खुद का एग्जाम्पल क्रिएट कर पाओ। खुद का एग्जाम्पल क्रिएट करने का मतलब कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा और वो अच्छे तरीके से समझ में आ गई तो आप उसका खुद से एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हो। अगर आप एग्जाम्पल क्रिएट नहीं कर पा रहे तो आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आय व्यय खाता यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। आय व्यय खाता यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की पिछली वीडियो में हमने देखा था कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या होता है, इसकी विशेषताएं भी देखी थी। क्या चीज़? विशेषताएं देखी थी, और इसके दोस्त यानी कि सीमाएं, और साथ ही साथ रिसीट, पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक में अंतर देखा था, और प्रारूप देखा था, फॉर्मेट देखा था। लेकिन इससे पहले मुझे एक बात बताना है आप कि जो पेमेंट आप कर रहे हो किसी भी चीज़ का, या फिर किसी भी चीज़ की वजह से आपको पैसे मिल रहे हैं, किसी भी चीज़ की वजह से प्राप्ति हो रही है और भुगतान कर रहे हो, तो आप ये देख करके भुगतान करोगे क्या कि वो आयगत प्रकृति का है या नहीं, या फिर पूंजीगत प्रकृति का है या नहीं। क्योंकि भुगतान तो किसी भी प्रकृति का कर सकते हो ना, आयगत का भी कर सकते हो, पूंजीगत का भी कर सकते हो, राइट। और रिसीव्ड भी, यानी कि आपको पैसे मिल रहे हैं, तो भले ही वो आयगत प्रकृति का हो या फिर पूंजीगत प्रकृति का, आपको तो मिलेंगे ही ना। इसीलिए इसमें दोनों को इंक्लूड किया जाता है। ये चीज़ें आप दिमाग में रखना कि पेमेंट आप एक बार नहीं करोगे, और ये भी नहीं करोगे कि आप सिर्फ पूंजीगत का देख रहे हो, आयगत का नहीं देख रहे हो, क्योंकि भुगतान दोनों का होता है, ठीक है, एक का नहीं किया जाता। तो इसलिए दोनों को इंक्लूड करता है। आज की बात कर रहे हैं हम, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आय व्यय खाता की, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। तो यह लाभ हानि खाते की तरह है। लाभ हानि खाते की तरह यानी कि जो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसका मेन मोटिव होता है लाभ कमाना, जिसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना, वो एक समय के बाद यानी वर्ष के अंत में ये पता लगाने के लिए लाभ हानि खाता बनाती है कि उसके बिजनेस को, उसके व्यवसाय को लाभ कितना हुआ या फिर हानि कितनी हुई। यानी कि ये किस लिए बनाया जाता है? लाभ हानि ज्ञात करने के लिए लाभ हानि खाता बनाया जाता था, ठीक है। तो ये आय व्यय खाता भी इसी तरह है। इसमें भी लाभ हानि जानने के लिए ही बनाया जाता है, लेकिन इसमें अधिशेष या फिर घाटा बोला जाता है। लाभ को अधिशेष और हानि को घाटा बोला जाता है, यानी कि सरप्लस, डेफिसिट। तो ये क्या चीज़ फाइंड करने के लिए बनाया जाता है? ये डेफिसिट और सरप्लस फाइंड करने के लिए बनाया जाता है। समझ में आया? ये नाममात्र खाता है, यानी कि ये जो लाभ हानि खाता है ये भी नाममात्र खाता है। तो ये भी एक नाममात्र खाता है, यानी कि इसमें केवल खर्चों और आयों को देखा जाता है, खर्चों और आयों को। इस खाते में केवल आयगत मदों का ही लेखा किया जाता है। आयगत मदों का लेखा क्यों किया जाता है ये भी सुन लो। आप इनकम आपको किसी से आ रही है या फिर एक्सपेंस करो, तो क्या साल में आपको एक ही बार इनकम होगी? नहीं। क्या साल में आप एक ही बार खर्चे करोगे? नहीं। ये खर्चे और ये इनकम बार बार होते हैं, इसके वजह से ये आयगत मद हो जाते हैं। आयगत मद क्यों होते हैं? क्योंकि ये बार बार होते हैं, इसलिए आयगत मदों का ही देखा किया जाता है। और इसमें जो पूंजीगत मदें आती हैं, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में होती हैं, वो कहाँ चले जाते हैं? बैलेंस शीट में। क्या चीज़? बैलेंस शीट में चली जाती हैं। आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में क्या लिखा जाता है? डेबिट पक्ष में सभी आयगत व्ययों को दिखाया जाता है। सभी आयगत व्यय यानी कि रिवेन्यू एक्सपेंसेस को दिखाया जाता है, व्ययों को दिखाया जाता है, खर्चों को दिखाया जाता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, क्रेडिट पक्ष में सभी आयगत आयों को दिखाया जाता है। क्रेडिट पक्ष में आयों को दिखाया जाता है जो आयगत प्रकृति वाले मद हैं, और डेबिट पक्ष में सभी खर्चों और व्ययों को दिखाया जाता है। समझ में आया? एक बात और इससे बता देना चाहता हूँ, इसी से संबंधित है कि जो आप अकाउंटिंग जिस ईयर प्रिपेयर कर रहे हो, क्या चीज़? जिस ईयर बना रहे हो, यानी कि जिस चालू वर्ष में आप बना रहे हो अकाउंट, केवल उसी चालू वर्ष का ही आय व्यय का लिखा जाता है। यानी कि आप 2021 का वो चीज़ बना रहे हो आय व्यय खाता, तो जो 2021 से ही मद रिलेटेड रहेंगे, जो मदें 2021 से रिलेटेड रहेंगे, केवल उन्हीं को इसमें लिखा जाएगा, बाकी को एडजस्टमेंट कर दिया जाता है। आगे देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। इसमें केवल चालू वर्ष का ही आय व्यय को लिखा जाता है। गत वर्ष, अगले वर्ष से संबंधित आय व्ययों का लेखा
नहीं किया जाता, इसमें केवल चालू वर्ष का लेखा किया जाता है। इसमें लाभ हानि खाते की तरह संपत्ति पर ह्रास, देनदारों पर अप्राप्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के लेखे किए जाते हैं। यानी कि हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या देख रहे थे, प्राप्ति एवं भुगतान खाता में, कि ये चीज़ नहीं किए जाते थे क्योंकि ये नॉन कैश आइटम्स है। यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाता था वो रोकड़ पद्धति पर आधारित था, लेकिन ये जो अकाउंट है आय व्यय खाता रोकड़ पद्धति पर काम नहीं करता है, कैश बेसिस पर काम नहीं करता। यानी कि जो चीज़ें कैश से रिलेटेड नहीं है, यानी कि जिनका कैश में भुगतान या फिर कैश नहीं मिला हो, उनका भी लेखा किया जाता है। यानी ह्रास, देनदारों पर अप्राप्य, संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान भी इस पर किए जाते हैं। इस खाते का शेष अधिशेष यानी कि सरप्लस या फिर अधिक, यहाँ पर रुको, यहाँ पर घाटा यानी कि डेफिसिट दिखाता है। ठीक है, दिखाता है। इसको मैं लिख दूंगा, जब आपको एक चीज़ PDF मिलेगी तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इस खाते का शेष अगर आय ज़्यादा है, क्या चीज़, आय ज़्यादा है और व्यय कम है तो ये सरप्लस शो करेगा यानी अधिशेष। लेकिन व्यय ज़्यादा है और आय कम है तब वो घाटा यानी कि डेफिसिट शो करेगा, डेफिसिट दिखाएगा, घाटा को दिखाएगा। समझ में आया? अगर आय ज़्यादा है व्यय कम है तो अधिशेष, व्यय ज़्यादा है आय कम है तो डेफिसिट। समझ में आ गया? ये भी बोल सकता हूँ कि अगर क्या चीज़, अगर डेबिट बैलेंस है, अगर डेबिट बैलेंस है तो वो क्या शो करेगा कि आप डेफिसिट में हो, यानी कि घाटे में हो। अगर वो क्रेडिट बैलेंस शो करता है तो आप सरप्लस यानी कि अधिशेष में हो। समझ में आया? अब देखेंगे आय व्यय खाता बनाने के क्या चरण होते हैं, मतलब प्रोसेस कौन कौन से हैं आय व्यय खाता को बनाने के। ठीक है, तो सबसे पहला है प्राप्ति एवं भुगतान खाते को, प्राप्ति और भुगतान खाते को ध्यान से देखें। यानी कि आपने जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बनाया है उसको ध्यान से देखो, समझो। ठीक है, और उसमें से बैंक और यानी कि बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस यानी कि वो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों को अलग करना है, उनको इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि ये आय नहीं होते हैं। क्या चीज़, ये आय नहीं होती हैं, बैलेंस होते हैं जो आपके बैंक में या फिर आपके पास कैश के रूप में पड़े होते हैं। ठीक है, तो उनको अलग करना है, यानी कि ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस को इस खाते में इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, पूंजीगत प्राप्तियों एवं पूंजीगत भुगतानों को अलग करें क्योंकि वे आर्थिक चिट्ठे में दिखाए जाएंगे। इसमें पूंजीगत मद है उसका लेखा नहीं किया जाता है, इसमें केवल आयगत प्रकृति वाले मदों का ही लेखा किया जाता है। तो जो पूंजीगत प्राप्तियां या फिर पूंजीगत भुगतान है वो आर्थिक चिट्ठे में दिखाए जाएंगे, इसमें नहीं दिखाए जाएंगे। ठीक है, आय व्यय खाते के आय पक्ष में केवल आयगत प्राप्तियों का लेखा किया जाएगा। अगर इनमें से कुछ का समायोजन गत वर्ष और आगामी अवधि से संबंधित है तो उनकी राशियों को अलग और चालू वर्ष से संबंधित प्राप्त राशियों को सम्मिलित करके किया जाएगा। यानी कि अगर कुछ एडजस्टमेंट है, क्या चीज़, अगर कुछ एडजस्टमेंट है तो उनको माइनस प्लस करके सारी चीज़ों को सॉर्ट कर दिया जाएगा, मतलब अच्छे से क्लियर कर दिया जाएगा। आने वाले समय में जब इसका प्रारूप देखेंगे कुछ समय बाद तो वो चीज़ क्लियर कर देंगे। आय व्यय खाते के व्यय पक्ष में केवल आयगत व्ययों का लेखा किया जाएगा। अगर इनमें से कुछ समायोजन गत वर्ष और आगामी अवधि से संबंधित है तो उनकी राशियों को अलग और चालू वर्ष से संबंधित भुगतान की राशियों को सम्मिलित करके किया जाएगा। यानी कि कुछ अगर एडजस्टमेंट है तो करेंगे, अभी देख रहे हैं इसका फॉर्मेट आगे। आय व्यय खाता तथा प्राप्ति और भुगतान खाता में कौन कौन से अंतर होते हैं वो सारी चीज़ों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखा है अंतर का आधार, आय व्यय खाता, प्राप्ति एवं भुगतान खाता। प्रकृति, क्या चीज़, प्रकृति। आय व्यय खाता होता है वो लाभ हानि खाते के समान होता है, क्योंकि लाभ हानि खाता किस लिए बनाया जाता था, वर्ष के अंत में हमारे व्यवसाय को कितना लाभ हुआ या फिर कितनी हानि हुई वो चीज़ पता लगाने के लिए। ठीक है, आय व्यय खाता भी इसलिए बनाया जाता है। जो प्राप्ति एवं भुगतान खाता ये रोकड़ बही का सारांश है। क्या चीज़, रोकड़ बही का सारांश है। मदों की प्रकृति, आय व्यय खाते में केवल आयगत प्रकृति का ही लेखा किया जाता है, लेकिन प्राप्ति एवं भुगतान खाता में आयगत एवं पूंजीगत मदों दोनों का लेखा किया जाता है। और क्यों, मैंने ऊपर डिस्कस किया। अवधि, आय व्यय
केवल चालू वर्ष से संबंधित होते हैं। जो आयव्यय खाता होता है केवल चालू वर्ष से संबंधित है, यानी जिस वर्ष वो बनाया जा रहा है उसी वर्ष के सारे मदों का लेखा किया जाएगा। लेकिन प्राप्ति एवं भुगतान खाता में ऐसा नहीं होता है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता में गत वर्ष, चालू वर्ष तथा अगले वर्ष, यानी कि जिस ईयर आप अकाउंटिंग कर रहे हो, जिस ईयर आप प्राप्ति एवं भुगतान खाता बना रहे हो, उस वर्ष का तो लेखा किया जाएगा, लेकिन आने वाले समय से भी अगर संबंधित है और कैश मिल गया तब भी उसका लेखा किया जाएगा, भले ही वो आने वाले समय से हो, आने वाले वर्ष से या फिर पिछले ईयर से हो। ठीक है, उसमें सभी वर्षों का लेखा किया जाता है। डेबिट साइड, आयव्यय खाते के डेबिट साइड में क्या जाता है, खर्चों एवं व्ययों व हानि का लेखा किया जाता है। यानी कि डेबिट साइड में सारे खर्चों, व्ययों व हानि का लेखा किया जाता है, लेकिन प्राप्ति एवं भुगतान खाता में प्राप्तियों का लेखा किया जाता है। क्या चीज़, प्राप्तियों का लेखा किया जाता है डेबिट साइड में, प्राप्ति एवं भुगतान खाता का। ठीक है, क्रेडिट साइड में आयों व लाभों को लेखा होता है आयव्यय खाते में। ठीक है, प्राप्ति एवं भुगतान खाते में भुगतान के लेखे किए जाते हैं। समझ में आया। हरास, आयव्यय खाता में हरास को शामिल किया जाता है इसमें, यानी कि हरास की अकाउंटिंग की जाती है, हरास का लेखा होता है, लेकिन प्राप्ति एवं भुगतान खाता में हरास को शामिल नहीं किया जाता। शामिल इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि ये कैश से रिलेटेड नहीं है। प्रारंभिक शेष, आयव्यय खाता में प्रारंभिक शेष नहीं होता है, इसमें प्रारंभिक शेष होता है रोकड़ या फिर बैंक शेष हो सकता है या फिर बैंक अधिविकर्ष यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है। अंतिम शेष भी इसमें नहीं होता है आयव्यय खाता में, और इसमें अंतिम शेष हो सकता है जो प्रारंभिक शेष हो सकता है। ठीक है, प्रारंभिक शेष जो था वो हो सकता है रोकड़, बैंक या फिर बैंक अधिविकर्ष हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं प्रारूप, यानी कि आयव्यय खाते का क्या फॉर्मेट होता है। तो पहले एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, इसमें पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिखा जाता, इसमें एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, यानी कि क्रेडिट साइड में इनकम और डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। ठीक है, ईयर एंडिंग यानी कि जिस ईयर आप अकाउंटिंग कर रहे हो उस ईयर पे यहाँ पे डेट रहेगा उसका। ठीक है, टू इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर दिस ईयर, यानी कि आपने जो इस वर्ष इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है उसको यहाँ पर उसका अमाउंट लिखा जाएगा। अगर आपका पिछले ईयर जो प्रीमियम पेड था उसको ऐड करेंगे, क्यों, पिछले वर्ष पेड था, आप ऐसे रिलेट करना कि आप 2021 का अकाउंटिंग कर रहे हो, जब आपको 2020 में 2021 का पैसा मिला होगा, क्या चीज़, 2020 में 2021 का पैसा मिलेगा तो उसको 2021 ही में तो लिखोगे क्योंकि वो चालू वर्ष से रिलेटेड है, तो उसको यहाँ पर लिखा जाएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर से था, यानी कि पिछले साल का प्रीपेड था, तो इस ईयर ऐड किया जाएगा। अगर इस साल यानी कि 2021 में 2022 का पैसा मिल गया, क्या चीज़, 2021 में 2022 का पैसा मिल गया तो 2021 में से तो लेस करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर लेस, क्योंकि वो आने वाले साल का है, इस साल का नहीं है। इस साल मिला है लेकिन तो है तो आने वाले साल का, अगले साल का, तो उसको माइनस कर देंगे क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल करेंट ईयर का ही लेखा होता है। टू सैलरी पेड ड्यूरिंग दिस ईयर, यानी कि यहाँ इस साल जो सैलरी पे किया है वो एड आउटस्टैंडिंग इन ऑफ दिस ईयर। क्या चीज़, आपको इसी साल पेमेंट करना था लेकिन आपने नहीं किया। क्या चीज़, 2021 में आपको सैलरी पे करना था लेकिन आपने पे नहीं किया, तो था तो इसी साल का, तो उसको ऐड करेंगे, अभी आपने उसका पेमेंट नहीं किया है। एडवांस पेड प्रीवियस ईयर, यानी कि आपने 2020 में यानी कि पिछले साल में एडवांस सैलरी दे दी है, तो किस साल का दिया है, 2021 का, यानी कि इस साल का, तो इस साल का तो ऐड करेंगे ना क्योंकि वो इस साल से रिलेटेड है। लेस आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर, यानी कि क्या चीज़, यानी कि आपने जो पिछले साल आपने सैलरी नहीं दी थी, आउटस्टैंडिंग था, उसको माइनस करें, क्यों, क्योंकि वो पिछले साल से रिलेटेड है। यहाँ पर जैसे आउटस्टैंडिंग आपने ऐड किया था क्योंकि वो इस साल से रिलेटेड था, तो यही चीज़ जब अगले साल जाएगी तो वहाँ से तो आप माइनस करोगे ना, वही सेम बता रहा है। एडवांस पेड करेंट ईयर, क्या चीज़, आपको इस साल में यानी 2020 में 2021 का सैलरी पेड कर लिया आपने, 2021 में 2021 में 2022 का पेमेंट कर दिया, तो उसको तो माइनस करोगे ना क्योंकि वो अगले साल से रिलेटेड है। यानी कि आपको केवल करंट ईयर का ही अकाउंटिंग करना है, जो पिछले साल से आउटस्टैंडिंग है, यानी कि जो पिछले साल मिला था आपको पैसा, आने वाले साल का जो पैसा मिला था उसको माइनस कर देंगे, लेकिन आपने इस साल पेमेंट नहीं किया,
आपने इस साल पेमेंट नहीं किया, आप अगले साल किए लेकिन था इसी साल से रिलेटेड, तो उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। टू स्टेशनरी अगर ओपनिंग स्टॉक है तो वो क्लोजिंग स्टॉक है तो। रिपेयर्स, टू डेप्रिसिएशन, टेलीफोन चार्ज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी, पोस्टेज एंड स्टाम्प्स, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, स्पोर्ट मटेरियल, चैरिटीज, डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, कॉस्ट ऑफ इंटरटेनमेंट, न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स, बार एक्सपेंसेस, बार परचेस, अपकीप्स ऑफ ग्राउंड, वेजेस, लाइटिंग एंड क्लीनिंग सर्विस, बेड डेप्स, ऑडिट फीस, बैंक चार्ज, ट्रेवलिंग अलाउंस, ऑफिस एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस टू इंटरेस्ट ऑन लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, एनुअल डिनर एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, सरप्लस। यानी कि सरप्लस क्या कि आपका इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है, आपका इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है तो सरप्लस बैलेंस शो करेगा। ठीक है, सरप्लस। अब देखते हैं इनकम साइड में कौन कौन सी चीज़ें जाती हैं। बाई सब्सक्रिप्शन, टोटल अमाउंट रिसीविंग दिस ईयर, यानी कि आपको इस साल जितना मिला वो यहाँ पे। आउटस्टैंडिंग इन द ईयर, यानी में इस साल आपको सब्सक्रिप्शन मिलना था इस साल के लास्ट में, लेकिन आपको मिला ही नहीं, लेकिन था तो रिलेटेड इसी साल से, तो उसको ऐड कर देंगे एडवांस रिसिप्ट लास्ट ईयर। यानी कि आपको पिछले साल ही इस साल का मिल गया, पिछले साल इस साल का मिल गया, तो पिछले साल आपने माइनस किया होगा तो यहाँ पर आपने ऐड कर दिया। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर, यानी कि वो पिछले साल का है, तो जब पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था तो वो तो पिछले साल से रिलेटेड था, इस साल से नहीं, तो उसको माइनस कर दिया हमने। एडवांस रिसिप्ट, अपने को एडवांस मिल गया, क्या चीज़, एडवांस मिल गया इस साल में, किस साल का, आने वाले साल का मिल गया, आने वाले साल का मिल गया, तो वो चीज़ क्या, लेस कर देंगे। आप ऐसे समझना कि अगर एडवांस मिला है इस साल, क्या चीज़, एडवांस मिला है हमें इस साल, तो उसको माइनस कर देंगे, और लेकिन एडवांस हमको पिछले साल मिला है इस साल का, तो उसको प्लस कर देंगे। बाई लोकर्स रेंट, बाई इनकम फ्रॉम लेक्चर, रिसीव्ड फ्रॉम डांस एंड शो, सेल्स ऑफ यूज टेनिस या फिर क्रिकेट बॉल्स, इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, डिविडेंड ऑन शेयर, sale of newspaper and periodicals, sales of used sport material, proceed of concert show, receipt from entertainment, entrance fees, charities, credit balance, profit on sales of asset, rent, membership fees, admission fees, tuition fees, grant from government, sales of tickets, miscellaneous receipt by deficit यानी कि आपका एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा था, यानी कि आपका खर्चा ज़्यादा था लेकिन इनकम कम था, तो बाई आपको घाटा हुआ है, बाई डेफिसिट। और यहाँ पे बैलेंस शीट फिगर करके इसका टोटल बैलेंस यहाँ, इसका टोटल बैलेंस यहाँ। तो गाइस यही था इस वीडियो में। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे बैलेंस शीट के बारे में, आर्थिक चिट्ठी के बारे में, और उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, छोटा सा ही डिस्कस करेंगे क्योंकि आप बैलेंस शीट बनाते आ रहो। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।